नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं की हिंदी लोकवाणी की इस पाठ कलाकार में, जिसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव जी। हम इसके पहले वाली कक्षाओं में बच्चों कलाकार पाठ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कलाकार पाठ में आए हुए बहुरूपीय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और ये वीडियो इसी पाठ के स्वाध्याय से संबंधित है। इससे पहले कि हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी करें, मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूं कि कलाकार पाठ में था क्या। कलाकार कहानी में लेखक राजेंद्र यादव जी ने बहुरूपीय के विषय में बताया था। आपको याद होगा, बहुरूपिया एक साधु के वेश में एक नगर में आता है। लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उसका यश सर्वत्र फैलने लगता है। इसी बीच नगर सेठ की पत्नी किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाती है। मतलब ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं हो पाता। दुनिया भर के इलाजों के बाद हार कर लोगों के बार बार कहने पर सेठ अपनी पत्नी को लेकर साधु के पास आता है और धीरे धीरे सेठानी ठीक होने लगती है। सेठ के मन पर साधु का ऐसा प्रभाव होता है कि वह अपना संपूर्ण धन उसके चरणों में अर्पित कर देता है। परंतु साधु उस धन को लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो साधु तो था ही नहीं, वो तो बहुरूपिया था जो साधु की भूमिका अदा कर रहा था। अगले दिन साधु अपने असली रूप में सेठ से मिलकर अपनी कला के लिए इनाम मांगता है। सेठ के पूछने पर वह कहता है कि साधु का वेश मैंने कला के लिए बनाया था। यदि मैं आपका दिया धन ले लेता तो वह मेरी कला के प्रति बेईमानी होती। वह कला के प्रति ईमानदार रहते हुए चंद सिक्कों से ही संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि हम कोई भी काम या कला अपनाएं, हमें पूरी निष्ठा से उसे अंगीकार करना चाहिए। और यही स्वमत भी है बच्चों इस पाठ का, जो आगे आपको इस स्वाध्याय वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक प्रश्न के साथ। तो पहले शुरू करते हैं, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आपको प्रश्नों को हल करना है। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। एक जाल बनाया गया है, उसमें उसके 4 उत्तरों को पूछा गया है। अब ये पूछा कि साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं बच्चों, इसके पहले के पाठ के स्वाध्याय में भी आपके सामने पैराग्राफ है, परिच्छेद दिया गया है, उसमें आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे साधु के रूप में बहुरूपिया ने जब साधु का रूप बनाया था तो क्या क्या रूप था उसका, तो उसके 4 उत्तर यहाँ पे देने के लिए बोले गए। 2 अंक के लिए होंगे। तो था, सिर पर उसकी चटाएं थी और शरीर पर भस्म था, माथे पर त्रिपुंड और कमर में लंगोटी। तभी तो साधु लगता था ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि साधु के बहुरूपिया रूप इस तरीके से दिखाई देता है। आगे है, परिणाम लिखिए। बीमार सेठानी पर धूनी की चुटकी भर राख का। सारे ज़माने से इलाज करा लिया, लेकिन जब इलाज नहीं हुआ तो लोगों के कहने पर सेठ अपनी सेठानी को साधु के पास ले गया और साधु ने उसे धूनी की चुटकी भर राख दी। इसका असर क्या हुआ? हाँ, सेठानी ठीक होने लगी ना। तो देखिए, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। ये उसका परिणाम हुआ। फिर परिणाम मतलब रिजल्ट क्या हुआ, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ। बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति, मतलब जब बहुरूपिया अपने साधु रूप से हटकर अपने असली रूप में आया तो जाहिर सी बात है सेठ को कैसा लगा होगा। सेठ आश्चर्यचकित रह गया। उसे बहुरूपिये की बात पर विश्वास नहीं आया। उसे लगा कि ये बहुरूपिया नहीं, ये कोई और ही है, ये साधु है ही नहीं, कोई और ही है। तो आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया, होना ही था उसे। उसके बाद है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है बच्चों, ये भी पैराग्राफ के आधार पर सबसे आसान होता है। ये कितना आसान है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया, लेकिन वो गलत है, आपको सही करना है। सही वाक्य पैराग्राफ में है। आपने अगर स्टोरी पढ़ी है, कहानी अच्छे से पढ़ी है, तो आप तो बिना पैराग्राफ देखे ही उत्तर बता दोगे। जैसे आप खुद देखिए, बहुरूपिये हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्रायः लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे। नहीं डालते थे, डालते थे ना, तभी तो बहुरूपिये होंगे। तो यस, इसका सही तरीका है कि बहुरूपिये हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। ये इसका होता है। बस नहीं हटा दो, 1 नंबर ले जाओ। दूसरा है, एक बार सेठ जी बीमार हो गए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आप ये मत बोलना कि क्या हुआ था। सेठ बीमार हुए थे, सेठानी, सीधी सी बात है। तो एक बार सेठानी बीमार हो गई। अगला है, सेठानी कभी कभी आने लगी। नहीं, साधु ने क्या कहा था उसे, रोज आने के लिए ना। तो उत्तर है, सेठानी रोज आने लगी। उसके बाद साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। साधु ने झगड़ा किया था सेठ से? बिल्कुल भी नहीं। साधु ने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। कब समझाया बुझाया था? तब जब सेठ जी अपना सारा धन संपत्ति घोड़े गाड़ी में लेकर उनके पास
आए थे उनके चरणों में देने के लिए। सॉरी बच्चों, आगे है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए का क्या अर्थ होता है बच्चों? यहाँ पर इस तरीके से एक तालिका बनाई गई है, मतलब ये संजाल आकृति पूर्ण करने की तरीके ही है। सेठ साधु के पास ये चीज़ें लेकर आया, तो आप जानते हैं, आपने कहानी सुनी है, सामने आपके पास पैराग्राफ होगा तो वहाँ से देखकर आपको लिखना है। जब सेठ आया तो साधु के पास तो क्या क्या लेकर आया था? हीरे मोती जवाहर कलश, याद है ना आपको? तो यहीं पे लाइन से उत्तर यहाँ दिया है। सोने के गहने लेकर आया था, मोहरों के कलश लेकर आया था भरकर, जवाहरों के कल से लेकर आया था, और चांदी के गहने। तो सोने के गहने, चांदी के गहने, मोहरों के कल से यानी मटकी कलश, और जवाहरों के कलश। ठीक है ना बच्चों? तो ये है प्रभात तालिका। ये भी 2 अंक के लिए होंगे। 4 उत्तर पूछे जाएंगे तो 2 अंकों के लिए। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। ये सबसे आसान, पूरी कहानी आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी घटना घटी थी। यहाँ पे देखिए, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना, ये पहले हुआ था। कि बहुरूपये का साधु रूप लेना, ये पहले हुआ था। कि सेठानी का बीमार होना, या धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो हुआ था बहुरूपये के साधु का रूप लेना। फिर क्या हुआ था? तब सेठानी का बीमार होना। जब सेठानी बीमार हुई तब सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना, और लास्ट में जब उसने इलाज किया तब धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। बस सही क्रम ऑर्डर में लगा दो और नंबर ले जाओ। ऑर्डर आपके सामने, कहानी आपको पता है, पैराग्राफ भी आपके सामने। कितना आसान है बच्चों अंक को प्राप्त करना। आप इन अंकों को प्राप्त करके आराम से अपने नंबर पा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि कैसे आपको नंबर प्राप्त करना है। अब यहाँ लिखा है इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। बच्चों कृदंत क्या होता है? देखिए, आपने प्रत्यय तो पढ़ा है। प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के आखिर में जो शब्द जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत यानी कृदंत, और तद्धित। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला जो शब्द कृत प्रत्यय कहलाता है, और उसी नए शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे झुकाव, ये कृदंत है। तो झुकाव ये शब्द किससे बना होगा? अंदाजा लगाइए। ये बना होगा किस क्रिया से? झुकना क्रिया से। तो यहाँ पे देखिए झुकना। आप समझे बच्चों? मतलब क्रिया झुकना है, उसके अंत में ना हटा के आव लगा दिया, झुकाव, यानी शब्द परिवर्तित कर दिया, तो झुकाव कृदंत है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि इन कृदंत शब्दों की मूल क्रिया, मतलब पहले से कृदंत दिया है, आपको मूल क्रिया बताना। तो झुकाव की मूल क्रिया झुकना। और तद्धित क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। तद्धित वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के बाद जुड़ता है, वो तद्धित होता है। और कृदंत क्या होता है? जो क्रिया के बाद जुड़ता है नया शब्द, वो कृदंत होता है। क्रिया क्या होती है? जिसमें ना लगता है। आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना, ये ना वाले जो है ना, ये सब क्रिया है ना, वर्ब हैं। और इसके अंत में जो लगता है शब्द, फिर नया शब्द बनता है, उसे कृदंत कहते हैं। तो झुकाव का झुकना, झुकाव कृदंत किससे बना? झुकना क्रिया से। सोच कृदंत किससे बना? सोचना क्रिया से। सबसे आसान है बच्चों। बनावट किससे बना होगा? बनाना से, है ना। और लगाव किससे होगा? बना होगा लगना से। तो इस तरह से मूल क्रिया है झुकना, सोचना, बनाना, लगना। और इससे कृदंत क्या बना? झुकाव, सोच, बनावट, लगाव। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, मूल क्रिया दी जाती है। जैसे झुकना, आपको बोले कृदंत बनाओ, तो आपको बनाना है झुकाव। सोच दिया होगा, फिर आपको बनाना है सोचना। ऐसे यहाँ पे उल्टा करके पूछा है। कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। पूरा पाठ इसी पर है ना बच्चों। अभी शुरुआत में मैंने बताया कि कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर मेरे विचार, आपके क्या विचार है? सही बात है ना कि कलाकार को अपनी कला के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, तभी तो वो कलाकार कहलाएगा। जो अपनी कला के प्रति ईमानदारी ना करे वो बेईमान हो गया। अगली बार लोग उसी कला पर यकीन ही नहीं करेंगे। जब यकीन ही नहीं करेंगे तो कलाकार कैसे कहलाएगा? इसलिए अगर मैं छोटे शब्दों में इसका उत्तर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा 2 नंबर के लिए होता है, आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला अवश्य होती है। उसी कला को अपने जीवन जीने का माध्यम बनाता है और पूरी ईमानदारी से अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उसकी यही ईमानदारी उसे एक सच्चे कलाकार की पहचान देती है। अपनी कला के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करना प्रत्येक कलाकार के जीवन का उद्देश्य होता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने पर उसे अपनी कला पर गर्व होता है। उसके लिए केवल पैसे कमाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अपनी कला के ज़रिए लोगों में एक पहचान बनाना आवश्यक होता है। और इस पहचान को लोगों के बीच कायम रखने के लिए ईमानदारी हर पल ज़रूरी है।
अतः कलाकार के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान कराती है। तभी तो साधु ने सारी संपत्ति, सेठ की सारी संपत्ति मिलने के बाद भी उसे नहीं अपनाया और सच्चे कलाकार के रूप में प्रस्तुत होकर अपना असली रूप दिखाकर उनसे इनाम के रूप में चंद सिक्के मांगे। ठीक है बच्चों, तो ये है सच्चे कलाकार की पहचान, सिंपल। उसके बाद है भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। बच्चों, रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं। मैं इसका वीडियो पहले भी आपको भेज चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अगर एक ही वाक्य है, वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता है, एक ही क्रिया है, तो सरल वाक्य। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, एक सेंटेंस। गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, 2 सेंटेंस, इसलिए ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, यहाँ पे एक ही वाक्य है, तो फिर से सरल वाक्य। और उसके बाद है मज़े की बात यह है कि, मज़े की बात यह है, क्या है कि, यानी ये वाक्य डिपेंड करता है मेरे आगे वाले वाक्य पे कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित हो, डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये रचना के आधार पे है वाक्यों के प्रकार। उसी तरीके से बच्चों अर्थ के आधार पे वाक्यों के प्रकार। आपको पता है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे तो 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार होते हैं पता है आपको? सोचो सोचो, नहीं पता? मैं बताऊं? ठीक है, तो अर्थ के आधार पे बच्चों टोटल 8 प्रकार होते हैं। कभी कभी घट बढ़ करके कुछ लोग और भी बनाते हैं, लेकिन 8 मूल प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहले बता दूं मैं आपको। विधानवाचक, जिसको आप अंग्रेजी में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। संदेहवाचक यानी स्केप्टिकल सेंटेंस। संकेतवाचक यानी इंडिकेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आज्ञावाचक इम्परेटिव सेंटेंस। और अंत में जो है विस्मयादिवाचक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपने अंग्रेजी में भी सीखे हैं बच्चों, हिंदी अंग्रेजी में होते हैं सेम। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पे, हाँ राजीव आओ बैठो। अब इसमें क्या हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जहाँ आदेश दिया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपको भेजा है बच्चों, इसे भी आप देखिए और समझिए। आज्ञावाचक। उसके बाद, अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो देख के पता चलता है। तो ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है, अरे हवा रानी नाराज मत हो, अरे, तो इस विस्मय आदिबोधक है, इसलिए विस्मयवाचक वाक्य है। और चौथा, इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार एक जनरल वाक्य है, इसलिए आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से क्रिया करने का या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, और भी 4 प्रकार हैं। यहाँ पे सेंटेंस नहीं थे इसलिए 4 ही उत्तर मिले। अब उपयोजित लेखन यानी आपका जो कौन सा पार्ट होता है, ये उपयोजित लेखन आपको पता है ना, ये वो पार्ट जिसको आप रचना विभाग कहते हैं, कंपोजिशन पार्ट, जिसमें कहानी, कविता, पत्र वगैरह वगैरह बातें आती हैं। तो यहाँ पे मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए बोला है। एक हंस और एक कौवे में मित्रता, हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना, हंस और कौवे में दोस्ती हो गई, दोनों उड़ रहे हैं। कौवे का दधी पात्र लेकर जाने वाले ग्वाले को देखना, एक ग्वाला जो है दही का पात्र ले जा रहा है, कौवा देखता है, उसे भूख लगती है, ललचाता है, तो कौवे का दही खाने का आग्रह। कौवा कहता है चलो जाके दही खाते हैं, चुरा के दही खाते हैं, जो उसने अपने सर पे रखा है उसे लेके खा लेते हैं। हंस इनकार कर देता है, हंस बोलता है नहीं नहीं, किसी और का चुराना क्यों, और वो पकड़ लेगा तो मारेगा। लेकिन कौवा जो है दोस्ती का वास्ता देता है और घसीट कर ले जाता है। अब कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना, कौवा तो खाने लगता है, हंस का बिल्कुल नहीं खाना। हंस अच्छा है, ईमानदार है, नहीं खाता। लेकिन जैसे ही ग्वाले को पता चलता है तो वो देखता है, आहट पाकर कौवा उड़ जाता है और बदले में हंस पकड़ा जाता है। जो ईमानदार था, जो सही था, वो पकड़ा जाता है बच्चों। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सही होने के बावजूद आपके साथ गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका कारण है कि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। जब जब आप बुरे लोगों की संगति करते हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे हों, संगति में ही असर पड़ जाता है और प्रभाव आप पर आ जाता है। कोयले की खान में घुसोगे तो आपके बदन पे भी कोयला लगेगा ही, चाहे कितना बचो। तो इस कहानी की सीख हम क्या देंगे? बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। और इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं आप लोग? कुसंगत का परिणाम, सिंपल। और भी अपनी मर्जी से आप दे सकते हो, जैसे हंस और कौवे की मित्रता या बुरी संगति का बुरा परिणाम, ऐसे आप शीर्षक दे सकते हैं। तो आसान है, सिंपल है। इसे आप लिखिए, शीर्षक दीजिए, सीख दीजिए और कहानी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो आज का स्वाध्याय समाप्त होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस स्वाध्याय वीडियो में आए सभी प्रश्नों को प्रश्न के सहित उत्तर के साथ लिखना है बच्चों।
अपने नोटबुक या शीट पर इसे जमा करते रहिए। विद्यालय खुलने पर आपको इसे हमारे पास जमा करना है। इसी के आधार पर हम आपको अंक देंगे। कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आशंका, कुशंका, लघु शंका, ओह लघु शंका गलत वर्ड बोल दिया मैंने, लघु शंका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी आशंका हो आपको तो आप मुझे पूछिए, बताइए। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।